Am I audible? Better now. अभी आवाज ठीक है? अभी आवाज ठीक है? आवाज आ रही है? हेलो विपिन. Okay. Good evening, everyone. Jai Hind. Very good evening. Sorry, there were some technical glitches. जय हिंद. तो भारत के रक्षक अनअकैडमी के शिक्षक ये प्रोग्राम हम लोग ने शुरू किया था. इसका थर्ड डे है. इसमें मैं असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंटरव्यू लेने वाला हूँ, इंटरेक्शन करने वाला हूँ. जो उन लोगों के साथ जो अनअकैडमी के शिक्षक है ही, उसके साथ साथ वो आर्म फोर्सेस में बहुत हाई रैंक पे और बहुत सालों तक सर्व कर चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, जिनका डिकेड्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस भी है आर्म फोर्सेस में सर्व करने का, और जिन्होंने देश के बहुत ही एलिट आर्म फोर्सेस में अलग-अलग पोजीशंस में, अलग-अलग कैपेसिटीज़ में सर्व किया हुआ है. तो आज हम लोग इंटरेक्शन करने वाले हैं राजेश पांडे सर से. राजेश पांडे सर ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में, और उन्होंने एनडीए में ज्वाइन करके उन्होंने आर्म फोर्सेस में अपना करियर शुरू किया था, और उन्होंने अलग-अलग कैपेसिटीज़ में काफ़ी सालों तक, इनफैक्ट उनके जो आर्म फोर्सेस का जो पीक ऑफ द करियर था वो एसएसबी के असेसर भी रह चुके हैं. तो उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनके उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे. तो ये जो सेशन है, ये सेशन के एंड में आपको अमेज़न कूपन जीतने का मौका भी मिलेगा. इसके साथ एंड में एक क्विज़ रहेगा. ये क्विज़ को आंसर करके आपको अमेज़न कूपन जीतने का मौका मिलेगा, ₹1000 का, या फिर अनअकैडमी के मर्चेंडाइज़ भी आपको मिलेंगे.
अनअकैडमी के ऊपर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के हम लोग ने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। फुल सिलेबस वाले पेपर 1 के 12th ऑफ जून से ये स्टार्ट हो चुके हैं। सीडीएस के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, 5th ऑफ जून से स्टार्ट हो चुके हैं। और 22 जून से हमारा अनअकैडमी का सीडीएस और एफकैट कैटेगरी में रक्षक सीडीएस नाम का एक कोर्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। जो क्विज की मैं बात कर रहा था, जिसके थ्रू आपको प्राइजेस मिलने वाले हैं, वो क्विज में ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन। और उसके थ्रू आपको ये नंबर डाल के ये क्विज को, ये पूरा जब सेशन खत्म हो जाएगा, सर के साथ पूरा इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, तब उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। वो 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। तो जो लाइव क्विज को ज्वाइन करने के लिए मैं वो टाइम पे भी बताऊंगा कैसे करना है। यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्नर्स ऐप। वहाँ पे आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी उस पर नहीं हो। वो लर्नर्स ऐप आपके जो प्ले स्टोर है उसमें मिलेगा। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको कैटेगरी या गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको सीडीएस एफकैट ये गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। सीडीएस एफकैट गोल सिलेक्ट करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेने का फिलहाल ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको सबसे नीचे टेस्ट नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, टेस्ट। तो जहाँ सबसे नीचे आपके मोबाइल में होम, सिलेबस और सेंटर में टेस्ट दिखाई देगा, वहाँ पे टेस्ट या ऑप्शन में जाके आपको वहाँ पे क्विजेस दिखाई देंगे, लाइव क्विज ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें आपको ज्वाइन क्विज ये वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे जाके ज्वाइन क्विज के ऊपर आप जब टच करोगे, एंटर करोगे, तो आपको वहाँ पे पूछेगा कि एंटर क्विज आईडी टू ज्वाइन क्विज। तो ये ज्वाइन क्विज में आपको ये आईडी डाल देना है 207019। वो आईडी डाल के मैं यहाँ से क्विज स्टार्ट कर दूंगा एंड आप उसको अटेंड कर पाएंगे। ओके गाइज, तो शुरू करें हम लोग। हमारे गेस्ट वेट कर रहे हैं। तो आई वेलकम राजेश पांडे सर। गुड इवनिंग सर। जय हिंद। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज़ आ रही है सर? वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। जय हिंद। मेरी आवाज़ आ रही है सर? आवाज़ नहीं आ रही है? जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। हेलो 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 सर, मेरी आवाज़ आ रही है अभी? Now it is clear. ओके ओके सर, आवाज़ क्लियर है? ओके। वेरी गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। Jai Hind, Dr. Jagtap. How are you sir? Nice to see you. Yes. नाइस टू सी यू सर एंड थैंक यू वेरी मच सर। आपके मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल के बाद भी आप टाइम दे के आप ये सेशन में आए। जो भी एस्पायरेंट्स है इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपने समय दिया, इसीलिए मैं शुरुआत में ही आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई डू अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी बिजी पर्सन। एसएसबी का आप गाइडेंस भी करते हैं, अनअकैडमी पे पढ़ाते भी है, इसके साथ साथ आपके भी पर्सनल कमिटमेंट रहते हैं। इतने सारे बिजी शेड्यूल में आप आए, इसलिए थैंक यू वेरी मच एंड आई वेलकम यू टू दिस सेशन। Thank you very much, Dr. Jagtap. It is a pleasure always to be able to uh, interact and communicate with the learners. Yes, I have been with the Unacademy for more than 3 years now, and always a pleasure. So thank you very much for hosting me. थैंक यू सर। सर, ये सेशन में हम लोग बेसिकली जानना चाहते हैं जो एस्पायरेंट्स रहते हैं उनके जो बेसिक बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं पढ़ाई के बारे में। तो बाकी सारे टीचर्स, बाकी सारे एजुकेटर्स और बहुत सारी जगह पे सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें तो पता चल जाती है। लेकिन एक ऑफिसर को ऑफिसर कौन सी चीज़ें बनाती है, उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, उनके जो ह्यूमन एंगल है और उनका जो अपना खुद का स्ट्रगल है, इसके बारे में जानकारी मिलना और उसके बारे में जानने का मौका बहुत ही कम मिलता है। तो हम लोग ये सेशन सर स्टार्ट करते हैं। सर, आप अपने बारे में ब्रीफली बताइए सर। आप मतलब ओरिजिनली कहाँ से हो आप? मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। सो अर्लियर उत्तर प्रदेश, नाउ उत्तराखंड। तो मेरी एजुकेशन बेसिकली
केंद्रीय विद्यालय, उन दिनों उसको सेंट्रल स्कूल बोला जाता था, Right. सेंट्रल स्कूल FRI हम बोलते थे, न्यू फॉरेस्ट, which is it was a joint you know mm, a school which was more or less jointly supported by IMA and FRI. Okay. So we had the best of both the institutions. FRI की तरफ से भी वहाँ पे काफी योगदान रहता था स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, करिकुलम में. IMA से भी बहुत सारा योगदान होता था. And since it was just next to the IMA, so we used to see a lot of gentlemen cadets, अपना ट्रेनिंग के लिए वो हमारे स्कूल के सामने वाले रोड से ही जाते थे. आजकल वो रोड ज्यादातर यूज होता है, जो आर्मी कैडेट कॉलेज है उसका एक विंग है, उसको वहां पे बना दिया गया. सो आई स्टडीड देयर टिल 6th क्लास. सो ड्यूरिंग 6th क्लास आई अपीयर्ड फॉर अ एग्जामिनेशन फॉर सैनिक स्कूल. तो मेरे फादर के कोलीग थे, उनका बेटा सैनिक स्कूल गया था, सैनिक स्कूल लखनऊ. सो उनके देखा देखी बात हुई कि चलो हमारा बेटा वहां गया है, अच्छा स्कूल है, गुड पब्लिक स्कूल एजुकेशन. सो दैट इज हाउ आई ऑल्सो जॉइंड सैनिक स्कूल लखनऊ. दैट वाज इन 1970. तो वहां, हाँ बोलिए. सर, IMA को देख देख के बचपन से आपको लगा कि उनको देख के कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी कहीं पे यहाँ पे जा सकता हूँ? Yes, definitely. Because मैंने शायद अपने बचपन में पता नहीं कितनी पासिंग आउट परेड्स देखी होंगी. उनके सारे जितनी ट्रेनिंग होती है, उनका जो वेपन फायरिंग रेंज थी, दैट वाज जस्ट बिहाइंड आवर स्कूल. सो जब हम गेम्स खेल रहे होते थे तब हमें फायरिंग की आवाज भी आ रही होती थी. सो इस तरह का था बचपन में वो सब देखा. उसके बाद में सैनिक स्कूल चले गए. वहां से सैनिक स्कूल, एज यू मस्ट बी अवेयर, यहाँ पे एक ऑलराउंड डेवलपमेंट आपका हो जाता है. पढ़ाई के साथ साथ में आपके बहुत खेल कूद के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. सो यू डेवलप एज अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी. एंड ऑब्वियसली अगर आप सैनिक स्कूल में हो तो उसका मेन ध्येय जो है वो NDA ज्वाइन करना होता है. एंड नॉट दैट एवरीवन क्लियर्ड NDA. But yes, that was the main aim. And so सैनिक स्कूल से जब हमने 11th, उन दिनों 11th क्लास was the criteria for joining NDA. तो हमारा लास्ट बैच था जो ISC से एफिलिएटेड था स्कूल. एंड वो करने के बाद NDA का एग्जाम दिया. अनफॉर्चुनेटली इन माय फर्स्ट रिटन एग्जाम आई डिड नॉट क्वालिफाई, which happens to many of the learners. अभी हम देखते हैं तो हमें वाकई में काफी कुछ पता लगता है. And even I was inspired because मैं सतारा से हूँ, तो महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंडिया का पहला सैनिक स्कूल वहाँ पे स्टार्ट हुआ था. वो मेरे घर से नजदीक था. तो उसकी वजह से मैं भी इंस्पायर हो गया था कि कभी ना कभी तो फोर्सेस में जा सकते. सैनिक स्कूल देखे, हमारे यहाँ पे आर्मी का या फोर्सेस का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं था, but Sainik School was very popular at that time. Yes, Sainik School Satara has given one of the air chiefs, Air Chief Marshal Nayak. Yes. So first attempt I did not clear the written exam, but in my second attempt I did clear that written exam. And somehow मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि SSB मेरे लिए कोई ज्यादा कठिन चीज होगी. I do not know. I am still difficult to fathom कि मेरे को ऐसा क्यों नहीं लगा. बट हो सकता है काफी कुछ ले से हमने बोला कि आप जो चीज हम देखना चाहते हैं. और अब मैं जब एक SSR रह चुका हूँ, इतने हजारों लोगों को सिलेक्शन हम कर चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं. एंड आई हैव आल्सो बीन प्रिविलेज्ड टू बी एट द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एज हेड ऑफ ट्रेनिंग डिवीजन, जहाँ पे सारी रिसर्च होती है, सारे टेस्ट बनते हैं SSB के. तो हमें पता लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको SSB के लिए प्रिपेयर करने के लिए कोई जैसे रिटन एग्जाम की तैयारी होती वैसे कर दो.
सो ये आपका लाइफ का जो जर्नी है, लाइफ की जो जर्नी है, उसी से बनते हो आप। आपकी पर्सनैलिटी वहीं पे बनती है ना, किस तरह की आप पार्टिसिपेट करते हो एक्टिविटीज में, कितने आप इन्वॉल्व रहते हो, पढ़ाई लिखाई एक बैलेंस आप बना के रख सकते हो कि नहीं, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा आप पॉजिटिवली ओरिएंटेड हो कि नहीं लाइफ में। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई नेवर फेल्ट कि एसएसबी विल बी डिफिकल्ट. So anyway, so I entered NDA. सर हाउ वाज And स्टडीइंग इन एनडीए एंड जो आप पहले से सैनिक स्कूल में थे और पहले तो आप केंद्रीय विद्यालय में थे, केंद्रीय विद्यालय से सैनिक स्कूल में लाइफ चेंज हो गया होगा क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में शायद आगे उसके पहले शायद डे स्कॉलर रहते होंगे ना आप? yes, yes. और नहीं, यहाँ तो से देर इज अ हम्म, लॉट ऑफ डिफरेंस नो, जैसे आप सॉरी, आई विल हैव टू बी एक्सक्यूज फॉर अ लिटिल सोर थ्रोट. तो जैसे मैंने बोला कि जैसे हम स्कूल से सैनिक स्कूल गए, तो दैट वाज बहुत कम उम्र में गए थे, 11 साल की उम्र में. सो it was challenge initially, it was quite a challenge. एंड देहरादून की हरी भरी वादियां छोड़ के जब हम गए थे लखनऊ, तो उस टाइम पे गर्मी का टाइम था और बिल्कुल उजाड़ सा एकदम. सबसे पहली चीज तो हमें वही खराब लगी कि ऐसी जगह में कहाँ हम आ गए. बट देन एज टाइम पास्ट, यू मेड फ्रेंड्स. और ये स्कूल में बहुत व्यवस्था इस तरह की होती है बोर्डिंग में, पर्टिकुलरली सैनिक स्कूल्स वगैरह में, जहाँ पे आपको आपका ख्याल भी रखा जाता है. यू हैव हाउस मास्टर्स, यू हैव मेट्रन्स, यू हैव सीनियर कैडेट्स हु गाइड यू. सो वो जर्नी एक जो है, वो एक अपने में ही एक एक्सपीरियंस है. सो स्कूल में मेरे को फुटबॉल, हॉकी खेलने का शौक था. I continued excelling in football. I captained my school football team. और बाकी जो चीजें हैं, यस, हाँ, स्टेज में मैं ज्यादा नहीं गया, एक्सेप्ट फॉर समटाइम्स सम म्यूजिक कंपटीशन, एनुअल फंक्शन होता है या इंटर हाउस कंपटीशन होता है. सो किसी तरह से हमें एक बैंड क्लब एक हमारा होता था. सो उसमें हमें बजाया, सिखाया गया कि हारमोनियम में आप 2 गाने कैसे आप बजा सकते हो, वो खाली जैसे एक तरह से प्रैक्टिस करके. सो नो, दैट वाज द ओनली थिंग. प्लस आई वाज इन द स्कूल choir. Otherwise, if I really say debates or something else, nothing like that, except sports. And of course academics, I was average plus, and that is it. I remember school में हमारी दूसरी जो चीजें होती थी कि we used to have old boys meet. तो ओल्ड बॉयज की जो मीटिंग होती थी साल में एक बार, तो उसमें स्कूल के जो पुराने बच्चे थे, नाउ मेनी ऑफ देम वर ऑफिसर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस, उनके साथ में इंटरेक्शन होता था. स्कूल का प्रिंसिपल एक आर्म फोर्सेस से होता था, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार एंड हेडमास्टर. ये 3 जो पोस्ट थी, ये आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स की होती है जनरली इन ऑल द सैनिक स्कूल्स and military school. One of them can be a headmaster, perhaps can be a civil teacher. लेकिन generally 3 जो top management वाली होती है. So उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है and प्रेरित भी होते हैं हम लोग. So the सैनिक स्कूल की journey was something like that. And then entering NDA was a sea change. एनडीए में हम लोग, आई वॉज इन अ जूलियट स्क्वाड्रन, मेरे को अलॉट हुआ था. एंड हम लोग उस टाइम पे करीब वी वर अबाउट 80-85 कैडेट्स इन दैट फ्रॉम आवर कोर्स इन दैट पर्टिकुलर स्क्वाड्रन. एंड अलग अलग डिविजन्स होती हैं वहां पे. हर स्क्वाड्रन की 4 डिविजन्स होती है. हर स्क्वाड्रन में 4 डिविजन हो. एक बटालियन होती है, बटालियन में 4 स्क्वाड्रन्स, हर स्क्वाड्रन में 4 बटालियन, 4 डिविजन्स. तो वो एक सिस्टम फॉलो किया जाता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग, राइट. आज मैं अगर कहीं चले जाऊं
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में. सो देयर यू कैन ऑलवेज फाइंड समबडी, और आप बोलो कि आई नो यू आर फ्रॉम सच एंड सच कोर्स. सो एक वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कमरेडरी जो है, दैट स्टैंड्स आज भी वो बरकरार है, बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. एनडीए ट्रेनिंग अगर मैं बोलूं तो इट इज एन ऑलराउंड ट्रेनिंग, जहां पे आपको इवन अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मतलब हमारे टाइम पे बीए और बीएससी 2 कोर्सेज होते थे. आप टेक्निकल अगर आप हो तो आप बीएससी कर रहे हो, नॉन टेक्निकल हो तो आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम में आप बीए का आपको डिग्री मिलती है जेएनयू से. ऑफ कोर्स नाउ एयरफोर्स एंड नेवल कैडेट्स दे गेट अ बीटेक डिग्री एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग. सो वो चेंज हो गई है, बट हमारे टाइम पे बीए बीएससी होता था. तो समहाउ मेरा मैथ्स में ज्यादा इतना इंटरेस्ट था नहीं, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई फ्लंक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. सो मैं बड़ा खुश था कि चलो अब मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, बीए ले लिया है. टू माय सरप्राइज आई फाउंड दैट till 5th term we had to study physics, chemistry, maths, everything. एंड साइंस वाले जो थे वो सोचते बीएससी करेंगे हम, पीसीएम में करेंगे, एंड बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी से मतलब नहीं है. सो दे हैड टू स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दे यूज्ड टू बी फॉरेन लैंग्वेज, दे यूज्ड टू बी वेपन्स ट्रेनिंग. कैंप्स होते हैं हर साल एक कैंप होता है आपका. कैंप ग्रीन हॉर्न होता है, दैट इज इन द 2nd term. एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम जब आप एक एक कॉम्पिटिटिव माहौल में आते हो. एक कैंप की लाइफ अलग है. आई एम श्योर यू हैव अटेंडेड, एंड मेनी ऑफ द लर्नर्स आल्सो, कई लोग एनसीसी वाले भी हैं हमारे उसमें. सो कैंप का एक माहौल अलग होता है. सो आई विल टेल यू अबाउट in this one of the camps. I think this was camp Trishul, या कैंप रोवर. हमारा 4th term में कैंप रोवर होता था. तो उसमें एक जोश रन होता था लास्ट में, which is something like about 10 kilometers. You have to navigate and run along with your rifle and your field service marching order, everything, dangris, boots, and all those things, with a stretcher and first aid kit and all those things. So लास्ट में उसके जो होता था एक जो जोश रन होता था. सो वहां पे पूरे स्क्वाड्रन को इकट्ठा आपको दूसरे पॉइंट पे, रिपोर्टिंग पॉइंट्स होते थे अलग अलग, तो पूरे स्क्वाड्रन को आपको वहां पे पहुंचना था. ऐसे नहीं कि आपके 25 में से 20 लोग पहुंचे और बहुत जल्दी पहुंच गए. अगर एक बंदा भी मिसिंग है, सो यू डोंट गेट एनी पॉइंट. सो दैट इज द टीम बिल्डिंग काइंड ऑफ थिंग. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स, व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग इन द क्लासेस, सर हमने कभी गेम्स, स्पोर्ट्स में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया है, और ऐसा है फिजिकली परहैप्स दे नॉट एज मच अप टू द लेवल एज मे बी द अदर पीपल हु हैव बीन प्लेइंग स्पोर्ट्स. तो हमारे साथ में देयर वर 1 or 2 cadets who were not physically that much fit. I remember one of the cadets in one of my course mates. So वो उसके घर में केवल पढ़ाई लिखाई का माहौल था. His father was an IAS officer, his mother was a lecturer and something, totally पढ़ाई का लिखा माहौल. घर में कोई खेल कूद वगैरह कुछ अलाउड नहीं, खाली पढ़ाई करने. So he was very good in academics, but unfortunately, he had to struggle in passing the drill test. He had to struggle in passing the PT test, in the swimming test. गेम्स भी यहाँ किसी तरह से बिकॉज खेलना तो पड़ेगा ही आपको, कंपल्सरी है. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. लेकिन उसमें एक चीज जरूरी थी कि ही वाज विलिंग फॉर पुटिंग एन एफर्ट. जो चीज मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए. अगर आपको मौका नहीं भी मिला है स्कूल कॉलेज में, लेकिन मौका नहीं मिला है या आपको अलाउ नहीं किया गया है. अभी परसों ही एक बंदा बोल रहा था मेरे को कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अलाउ नहीं किया कुछ भी गेम्स खेलने के लिए. सो आई सेड अगर तुम्हें परमिशन मिल जाए तो तुम खेलोगे क्या? सो इट इज दैट विलिंगनेस. सो दिस विलिंगनेस वाज देयर एंड ही वांटेड टू डू वेल. सो he used to be
मतलब जोश रन में अब थक गया, अब मेरे से नहीं दौड़ा जा रहा है, सो हमने कहा अच्छा ठीक है अपनी राइफल मेरे को दे दो. सो आई वाज रनिंग विद 2 राइफल्स. सो थोड़ी देर बाद में उसका एफएस पैक जो है वो फिर दूसरे ने लिया, एंड तब थोड़ी देर बाद फिर हाँफने लग गया, फिर ये हुआ. सो ही हैड टू स्ट्रगल बट ही नेवर गिव अप. And we took him along. There was another guy who was very hefty, and he had also problems with his stamina. Now उसका भी यही काम किया गया, किसी ने उसकी राइफल लिया, किसी ने कुछ किया. Ultimately for some time we had to carry him on that fire pickup bag जिसे हम बोलते हैं, उस तरह से उसको थोड़ा सा लेके गए. And ultimately we all reached, and I think we did well overall. The point I'm trying to make is now these 2 cadets, they joined army. One of them retired as a major general, and the other person, he of course is late now, no more, but he got a commando daggers. Right. So this is the churning which takes place. This is the kind of ट्रेनिंग का जो वो होता है. बट सबसे जरूरी उसके लिए यह है कि आपको इच्छुक होना चाहिए. यू हैव टू बी विलिंग, देन द सिस्टम विल सपोर्ट यू. बहुत सारी दूसरी चीजें हैं एनडीए के बारे में. देयर आर सो मेनी क्लब्स. सेलिंग है, बोटिंग है, आपका फोटोग्राफी है, हॉर्स राइडिंग इज अ कंपल्सरी, स्विमिंग इज कंपल्सरी, जंपिंग फ्रॉम द 7 मीटर 10 मीटर बोर्ड इज कंपल्सरी. So there are challenges, but you learn on the go. होता है, परेशानी भी होती है, and you definitely feel. In fact उस टाइम पे हम लोग इतने बिजी रहते हैं और खुराक भी बहुत होती है. 3200 कैलोरीज इज द फूड ऑथराइजेशन. उसके बावजूद भी कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि पेट नहीं भर रहा है, तो यूज्ड टू टेक समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. So ये जो एक ट्रेनिंग का जाए, you are converted into a soldier, proper soldier, with determination, with camaraderie. और जब आपका रगड़ा साथ में लगता है, उससे बढ़िया बॉन्डिंग कोई नहीं हो सकती है. Right. So after India, of course, I passed out as an Air Force cadet. I went to the elementary flying school. पहले हमारे उसमें होता था बिदार में. There we used to fly on the HT2, so there used to be हमारा एनडीए के 6 टर्म में आपको आर्मी कैडेट्स को अपना वेपन ट्रेनिंग अलग होती है, नेवल कैडेट्स का नेवल ट्रेनिंग होती है. सीमैनशिप के बारे में बताया जाता है. खड़कवासला लेक है, वहां पे शिप्स वगैरह दाएं बाएं के बारे में बताया जाता है. एंड एयरफोर्स के लिए देयर वाज अ ग्लाइडर ड्रोन दैट टाइम. अभी वो एक छोटी सी रनवे स्ट्रिप बन गई है. अभी पावर्ड फ्लाइंग होती है और पहले ग्लाइडर फ्लाइंग होती थी. तो ग्लाइडर में हमने उड़ना सीखा उस टाइम पे. देयर आफ्टर वेंट टू द एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदार. वहां पे HT2 एक एयरक्राफ्ट होता था, हिंदुस्तान ट्रेनर 2, which was a little difficult aircraft to fly because the visibility was very poor. So anyway, I completed that stage and then reached the Air Force Academy. वहां पे हमारा फ्लाइंग होती थी किरण एयरक्राफ्ट पे. HJT-16 बोलते उसको, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर. Of course, now we have got Hawks. So during this period, what happened is somewhere, for some reason, I did not perform well in flying. So मेरे को काफी कुछ रोष हुआ और मैंने फ्लाइंग के लिए मना कर दिया. That was a decision which I had taken at the spur of the moment. Right or wrong, of course, I don't regret it. But because of that, later on, halaki, all my instructors or chief flying instructors, they said, you're absolutely fine. Abhi aap close formation ke liye aap next stage pe ja sakte ho. But then somebody took the stand ki agar somebody has said that he is not interested in flying, then we should not continue with it. So this is something, where I was grounded after that. It's just about a month short of my POP. So I thought, chalo abhi mere ko civilian life dekhta hu main. I was thinking of joining tea gardens or something like that.
But then, you had been trained in NDA, 3 years of training. So there was no way the, service would leave you. Exactly. So this is मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ. But yeah, I mean, that's what life is. I think, we have to, take it as it is. And then they said, okay, we offer you navigation or, ground duties. So navigation, I did not opt. And ground duties, I had not much of an option. I did not know much about ground duties. में होता क्या है, Adam branch I was given because Adam branch हर 6 महीने में Adam की भर्ती होती है. और लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स वगैरह जो है साल में एक बार होता है. सो उस टाइम पे ये नहीं था. Many of my course-mates who had got grounded earlier, they were in logistics. In fact, about 12 of my course-mates are in logistics. So I also thought कि चलो मैं भी logistics ले लेता हूँ. But not that I knew anything about logistics and Adam. But then, I asked one of my instructors. So he said, why don't you join fighter controlling? Adam में जाके आप fighter controller बन जाओ. You will be, associated with flying operations, and this will be very satisfying. So एक flying instructor के साथ में आपकी बहुत अच्छी एक bonding होती है. Yes, that is something which I want to say is absolutely, because you are together, risking things in the air. Anyone committing any this thing, both are in danger. So there is a very strong bonding. So I said, okay, sir, आप ऐसा बोल रहे हो तो I will join, fighter controlling Adam branch. So that is how. But I did not know anything about fighter controlling, right? So उसके बाद फिर 1 साल I had to do my, training along with the GDOC course, 69th GDOC course. And at the end of that, I graduated as, those days we were pilot officers, second lieutenant and acting sub lieutenant. उसके बाद में वो rank abolish होके अभी flying officer हो गए. So during this time, then we go for, as a fighter controller, आपकी basic training होती है Air Defense College, Memora, Lucknow. So that is about 4 to 6 months, 4 months there, and then you go to a unit. वहाँ पे आपकी थोड़ी सी on-job training होती है. So that was done. My first posting was in Kalaikunda, Kharagpur. So that was one of the very busy bases. I was novice at that time. So पहले आप under supervision काम करते हो. So I was posted to a radar unit. So एक ground interception radar होता था. Small radar but very robust, एक Russian radar. And that used to control the local flying of Kalaikunda base. Okay. And at one point of time, there were almost 60 to 80 aircraft in the air. Great. In the local flying area. So that was some, जिसे बोलते एक grind में आप आते थे एकदम, और जितना आप ज़्यादा handle करोगे उतना जल्दी सीखते हो. So that was a very comprehensive what you call initial training, and thereafter, of course, I have moved on from one unit to another unit. I have had the I would say a very good experience of serving in a lot of mobile units, mobile air defense radar units. Now, these are the units which move a lot, they travel a lot. And so, जो Air Force की मेरी journey है as far as a fighter controller is concerned, I would say KS mobile units, they were very, very satisfying. The role during the Iraq invasion of Kuwait in 89-90. So the entire armed forces, Army, Navy, Air Force, they were put on alert. And the Air Force में जो सबसे पहली चीज होती है वो is the all radars start churning and they start scanning the skies so that you keep the aerial dimension safe. So हमें एक
सूरतगढ़ बीकानेर के बीच में एक डेजर्ट प्लेस था, वहां पे we were deployed there for 360 days. Okay. लगभग साल ही हो गया. And yes, so most of the time I was the detachment commander, and we had about 60 odd airmen, technicians, plus communication unit, tropo communication unit alongside that. उसमें एक ऑफिसर था, हम लोग वहां पे 3 ऑफिसर होते थे केवल. But yes, these were challenging their own ways, because there was not very much to do. We were just waiting. If something happens, then action will be there, but there was no action, and that can be a very testing time actually. My फौज में अगर even you would have probably seen कि जब आप उम्मीद आप सोच रहे हो कि अभी कुछ एक्शन होने वाला है, कुछ नहीं होता है, and when you least expect कि अभी होगा तभी कुछ हो जाता है. So, but that was, the challenge was, in the dust storm, how to run that unit, run that detachment. Of course, surveillance part was one operational commitment. Besides that, it was important to keep people motivated, because ऐसे में लोग बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. And I remember that even we never had, for about a month or so, we did not have proper drinking water. हमारा पानी का पीने के लिए there used to be a water point of army जो कि 60 किलोमीटर दूर था. 60 किलोमीटर से हमारा वाटर टैंकर आता था, तब हम पानी पीते थे. और there was one time where that thing did not happen. There was this thing broke down. Water tanker, शक्तिमान ट्रक्स होते थे पहले. So now, obviously, there was a big challenge. So we have, then I started, I had been going for a walk in the morning and in the evening along with another officer, and we used to be in a communication कि भाई अगर कुछ जरूरत पड़े within half an hour, I should be able to come back to the unit. Right. Because हम half an hour के standby पे रहते थे. So I used to carry that communication with this thing, and so I always used to venture out and explore places wherever I was there, and that's my habit. So I found that we had this Indira Gandhi Canal का एक portion था जो वहां से था, उसमें से भी पानी आता था, लेकिन उसको भी उन्होंने मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया. Okay. So now there was some water for irrigation, which was खेतों में जो जाती है नाली, उसमें पानी आता था, and we had no water. So I said, okay, let us use this water. उसमें हम उसको पहले बॉईल करते थे, उसमें फिटकरी एलम डालते थे, फिर उसको दोबारा बॉईल करते थे, और तब उसको हम पानी पीने के लिए यूज करते थे. So these were the times, these were the challenges. Dust storm आता था, हमारा किचन का टेंट उड़ जाता. We have consumed sand in our food. रोटी में आटे के साथ साथ में हमें रेत का भी स्वाद अभी तक मेरे को ध्यान है. So anyway, these were very, very challenging times, but most important was how to keep people occupied, how to keep them motivated. So I used to always talk to the people. मैं उनसे बातचीत कर रहा था 1v1 गेम्स, वॉलीबॉल या जो भी हम खेल सकते थे, बिकॉज देयर वाज नॉट नथिंग एल्स अवेलेबल, तो वॉलीबॉल तो हम खेल ही सकते थे. Plus I used to talk to them about their families, this, that, and then so that, a good bonding is there. So that was a good experience. Another thing I would like to narrate is during, I think when George Fernandez became the defense minister, तो उस टाइम पे उनको familiarization के लिए he was being taken around. So I was commanding a radar unit in Jaisalmer that time. I think this is about 1988 or something around that. So
the Air Force, the Western Air, South Western Air Command, जिसके अंडर में हमारी यूनिट आती थी, so they decided कि अच्छा ठीक है, we will also show him one of the mobile radar units, how it operates in the forward location. So they chose my unit to be deployed and to be, as a demonstration to the defense minister कि एक मोबाइल radar unit कैसे फील्ड में ऑपरेट करती है. So I was tasked for this. 2 दिन का समय था हमारे पास में, and for unfortunately I had no trained manpower. उस टाइम पे हमारा एक यूनिट वारंट ऑफिसर होता है जो कि who looks after these arrangements of tentage and these kind of things, kitchen, tentage, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो होते हैं. एंड ना तो वो ना उसका जो नीचे वाला एक सार्जेंट, किसी को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था मोबिलिटी का. सो इट वाज अ चैलेंज. सो माय टेक्निकल ऑफिसर टोल्ड मी, से सर अब क्या करेंगे? आई सेड कुछ नहीं, वी विल मेक डू विद व्हाटएवर वी हैव. And this warrant officer of mine, he was a very accomplished person who was a specialist in fire services. Right. तो and he had got commendation. So I said, अच्छा ठीक है, अगर आपको commendation मिला है इसका मतलब कि आप में कुछ तो चीज है. So don't worry, I will give you full liberty, I'll give you advice and you just carry on, and आपको guidance मैं देता हूँ. And we deployed that. कुछ गलतियां हुई, हमें वहां पे दोबारा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट करना पड़ा. And what was the peak of summer with about 42-43 degrees temperature. So us dauran, we had to shift the camp and move to another location. तब तक ये था कि हमें खाली दिखाना है कि आपका रेडार कैसे चलता है. That is all. Now that time what happened, there was a helicopter which landed and I saw the Air Officer Commanding in Chief landing there, and then he said, "Acha, who's looking after the unit?" I told him, I said, "Sir." So he said, "Acha, theek hai, you are all set up and all." I said, "Yes, sir." So he says, "Abhi ek change hai now." Along with the defense minister, he is also accompanied by press team. Okay. So you have to give a briefing to the press team also. Correct, sir. So now ये हमें एक दिन बात करना था. And when you have to address some people like this, and you are in the field, you need to have some kind of a PA system. एक थोड़ा सा. Then he said, ये जो आपका टेंट है ये बहुत छोटा है, इसमें सब लोग नहीं आ पाएंगे, इसको आप बड़ा करो. So we joined 240-pounder tents and उसको फिर बड़ा करके something like that. So lot of innovation. So we procured some mic from the bazaar there. एक छोटा सा रामगढ़ एक जगह है वहाँ पे. So कस्बा सा था वहाँ पे. So we were able to procure a Philips mic. And speaker के लिए one of the airmen, he said कि सर मेरा म्यूजिक सिस्टम है, इसको हम इसके साथ में जोड़ देंगे, स्पीकर इससे बन जाएगा. So उस तरह के those innovation और जुगाड़ जिसे हम बोलते हैं typically. So we did that. And the CNC also told me, he says, "Okay, I understand, see, the guests are coming, etc., high profile, of course, defense minister and the press party, etc. So you want any help to, for the refreshment, tea, etc. So यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं. So there will be a helicopter at your disposal. You tell me, or you tell them, they will fly the things from Jodhpur." So at that time I said, "Ki sir, if the defense minister is coming here for seeing how we are deployed in the forward location, I will not like to offer him anything which is not available here." Correct. So I said I will offer him tea, coffee, nibu pani, pakoda or biscuits, and some cold drink which is locally available. And that is what I feel. Right. So I think I respect him a lot for this. He said, "Okay, you are the boss. Whatever you want to do, I leave it to you." Yeah. So I think that was a very reassuring thing, and the visit went off very well.
Besides this, like इस तरह के examples बहुत हैं. The man management, man managerial skills, when you are in unfamiliar, unknown conditions में आप होते हो, उस time पे आप क्या कर पाते हो, that is important. Correct. And इसमें the training plays a long, very strong part. If I also tell you about fighter controlling, so little bit say a fighter controller is associated with the entire spectrum of air operations. So this aircraft takes off, a fighter aircraft takes off, they do training flying, they move from place A to place B. There's all under radar surveillance. Recently, we have seen, जो लोगों को पता है, Balakot airstrike हुआ था. So this is all being managed and coordinated by the fighter controllers. No, they may be on AWACS, they could be on different ground-based radars, but this is what they do. They coordinate things. Every aircraft which is there in the air, उसका information हमारे पास होता है because they have to take a air defense clearance which is given by the units which are the air defense units manned by fighter controllers. So I mean it's a very satisfying I would say life. Yes. It is very challenging task also and satisfying also because whenever a pilot is flying a plane, उनको जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाने जैसा इतना आसान नहीं है, दिखता हम लोग गाड़ी चलाते तब देख के इधर उधर सब कुछ पता चलता है, बट व्हेनेवर यू आर फ्लाइंग आई बिलीव कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके सेंसेस से आपको मिलती नहीं है, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है और बाकी सारा इंफॉर्मेशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द पायलट from the people like you who are sitting over there, who are taking control of everything, and coordination आप जो करते हो, that is very very important, sir. Absolutely. So इसमें एक ये भी होता है कि like जब टेक ऑफ और लैंड कर रहा होता है, so then they are under the control of air traffic controllers, right? So एक एडम ब्रांच में एक फाइटर कंट्रोलर, एक सब स्ट्रीम होती है और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग होती है. So टेक ऑफ लैंडिंग is basically controlled by the air traffic controllers, and as fighter operations particularly, and to some extent transport operations, helicopters also, there also surveillance and other requirements, that is assisted by fighter controllers. Right. And if you really ask me, one of the most satisfying experiences is when we could save one of our MiG-21 aircraft coming from the northeast. Right. I used to be in Bagdogra that time, and radars work on electronic signals. Electronic signals कभी वीक भी हो जाते हैं, कहीं किसी एरिया में उसका इफेक्टिवनेस नहीं होती है, अगर जंगल है या वेदर खराब है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है वहां पे, द क्लटर, ग्राउंड क्लटर काफी हो जाता है, एक नॉइज पैदा हो जाती है. सो दिस एयरक्राफ्ट वाज कमिंग, आई मीन I think from Tejpur or somewhere, it was coming to Bagdogra, land karke, and then he was supposed to come to Chandigarh or somewhere. So they were. So MiG-21, as we know, it is a very very good aircraft. Raw power अगर आप देखें तो, लेकिन उसके avionics वगैरह they have not been very good, right? तो उसके जो nav aids वगैरह थे वो नहीं होते थे ठीक से, and so this aircraft, when he was coming towards Bagdogra from, say, northeast, so there is a place called Hashimara. Hashimara is उसके ऊपर अगर आप देखो तो भूटान आ जाता है. So उसका जो radio compass था, that was misaligned, and radar के ऊपर उसका picture नहीं आ रहा था, और हमारे radar की कुछ थोड़ी सी peculiarities थी जो हमने वहां पे, I was the chief operations officer in that particular unit. So उस radar का जो हमने in fact we took it over from the एक RCPO एक organization होती है which handed over this radar to us. तो उसका एक calibration phase जब होता है तो उस टाइम पे मैं बहुत intricately involved था, so I knew कि ये radar किस area में problem कर सकता है. So when this youngster was controlling this particular aircraft,
he had lost control on the pickup on this aircraft, and the aircraft का अपना जो compass था वो misbehave कर रहा था. So instead of coming towards say this place Hashimara, he was heading somewhere towards slightly north of that. And वहां पे हमारा पिकअप खराब हो जाता था क्योंकि मतलब intermittent pickup आता था. So when there was I was supervising there in the sector director cabin बोलते हैं हम उसको. So वहां पे I was there, and this flying officer or flight lieutenant was controlling the aircraft, and there was a panic कि sir there is no pickup, this that. हमारे board में भी वो plot होता रहता है. So then I said okay, check this thing, दो तीन कुछ मैंने गाइडेंस दिया उसको. I said अभी ये चेक करो, और यहाँ पे एक ये डॉट आपको जो दिखाई दे रहा है इसको मार्क करो, and just link it with 2-3 other this thing. Take the help of some ground control Hashimara से उसका बियरिंग वगैरह होमिंग लिया. So ये जो चीजें 2-3 actions वहां करके we were able to bring this aircraft which otherwise would have got lost. And he would have either landed in some jungles in Bhutan, and could have been irretrievable. So इस तरह के काफी experiences होते हैं which are very satisfying if you are able to do this. So this is just one of a few things that are there. And the other thing is, I think was this during the Kargil war. So that is the time again, like I said, I was commanding this radar unit in Jaisalmer, and my unit was, my op location was very close to the border on the western side. Western border. I'll not say how close, but it was pretty close. Normally क्या होता है कि जो एयरफोर्स यूनिट्स हैं इस तरह की they are उसमें मैक्सिमम टेक्नीशियंस होते हैं, मैक्सिमम पीपल आर टेक्निकली इन्वॉल्व्ड और ऑपरेशन उसमें है. सो देयर इज नॉट मच ऑफ ग्राउंड डिफेंस के लिए आपके पास में कुछ नहीं होता है. सो एक जो अरेंजमेंट है वैसा वाला मिशन रहता है. Yes, so there is an arrangement in war plans हमारा होता है कि भाई जब ऐसा लड़ाई का टाइम आएगा, so ground defense के लिए हमें एक टेरिटोरियल आर्मी का एक सेक्शन या जो भी है प्लाटून वो हमें अलॉट होगी, और they will ensure ground defense. Now TA is mobilized only when the war is declared. Declared, correct. So Kargil was not declared as a war in rest of the country, only in the J&K, that specified area. Right. So the TA was never mobilized. Now TA not mobilized, that means we did not have any ground defense. So I had to fend for myself. And we were the, like I said, air defense में सबसे पहले जो Air Force में activate होते, radar units are activated. So we went there. Along with us, we had this एक AD का anti-aircraft guns L-70 की army की unit थी, that was to give us protection from aerial threat. So this was commanded by a battery, was commanded by a major. So he joined after 3 days. Okay. But during this period, I had done a lot of recce, and I had met the intelligence people in the Jaisalmer area, civil intelligence, Army, Air Force. So just to get a hang of that area, because see that area is adjoining Pakistan, so the borders were not very, they were fencing, लेकिन वो fencing भी जो है कई जगह वो sand dunes इतने ऊंचे हो जाते थे कि वो fencing भी cover करते हैं. So there used to be one family staying this side, one family staying the other side. So उस तरह की चीजें होती थी. So I did have this kind of an int with me कि उस गांव में जो है कौन से ऐसे लोग हैं जिनका कुछ वास्ता इधर उधर से है. So I did make some visits there also, and strengthened our ground defense. So I had a visit by the Chief of Air Staff. I had a two visits by the AOC in C, and everyone wanted to know ki, operationally we know you are sound, but how well are you protected as far as the ground defense is concerned?
So that was the time when we did not have airmen who had been trained on LMG firing. We had 4 LMGs with us. Okay. So what I did was I got the people. We had a DSC platoon also with us. So DSC में कुछ आर्मी के जो जवान्स भी होते हैं, and I had identified two of the DSC people who were army instructors earlier. Okay. तो उनको मैंने गार्ड ड्यूटी से हटा के I put them in LMG duty. LMG duty. And for guard duties, I had to, I mean, of course, we were using the MN, also MN guard. I mean, that's what we are supposed to do. So MN guards were there. And then for manning those LMG posts, digging those trenches, LMG trench, this and that. Again, big challenge. And there was no BSF post. The nearest BSF post was 35 kilometers. Oh. It was pretty far. Right, there was no army till that time. Right, army columns started moving in. About 10, 12 days, almost 10 days from the time we were given the marching orders. So it took, because army ko bhi aane mein time lagta hai, from Jodhpur, from other places. So we had a very, very challenging time at that time. So we coordinated with this Army Air Defense Unit. Initially, they were not very keen. Let me be very frank, because हर एक कोई अपनी unit के बारे में सोचता है. But then what happened one day, there was, during the night time, there was some movement which appeared कि, it could be somebody who is trying to sneak in into the campus. And that, उसने सबके कान खड़े करे. And after that, he also came to me early morning. He said, sir, it is like this. I think let us, coordinate. So I said, I was saying this earlier also. So after that, of course, there was a lot of coordination, and both of us pulled in our resources and ensured the ground defense. So those about 2.5 to 3 months were very, very satisfying. So operationally, we could monitor the RT natter of the Pakistani forces also, and they were very interesting dialogues or conversation. I would not say dialogues, conversation among their own units, right? Among their own this thing, I must say that we could make out that the morale of the troops, the other side, was pretty low. Pretty low, yes. And we were very silently monitoring their HF frequency. We could latch on to that, and we were monitoring that. Unfortunately, after some time, they came to know, we are perhaps monitoring that. So then they switched on things like that. Yeah, but there were a lot of these things, and we were given. There was a proper briefing with us. The war can spread to this area anytime. Right. So we were given the briefing. We were told, okay, what are the actions that are supposed to be taken? हमारे जो इंटरसेप्टर्स है उनको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, जो स्ट्राइक मिशंस हैं वो किस किस तरह से वो होगा, थ्रेट परसेप्शन एज फार द अदर साइड इज कंसर्न, पाकिस्तानी एयर फोर्स एंड ऑल, दैट वाज also made a price. I mean, if we were apprised of that, and that's a continuous process. We keep learning about enemy intelligence, etc. In summaries, होती रहती है. So we had a very, very good experience, I would say. The most satisfying period of my life, I think, as far as the operations are concerned, during the Kargil operation. तो वही रहता है सर, जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट रहता है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट. हमारे यहाँ पे मेरे यूनिट में आई वाज पोस्टेड इन नक्सलाइट रीजन, तो वहाँ पे एक अटैक हुआ था. उसके बाद वी वर ऑन हाई अलर्ट, वेरी हाई अलर्ट, एंड दैट वाज टफ टाइम. सब कुछ आपको आपके पास जो जितने भी रिसोर्सेस है उसी को मैनेज करना है, उसी को मॉनिटर करना है, एंड मॉरल हाई करना है. बट दैट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग, एंड वो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है. एंड इट वाज ग्रेट लिसनिंग टू योर एक्सपीरियंसेस. बहुत ही अच्छा लगा. कारगिल के बाद सर
उसके बाद आपको आप यहाँ पे चले गए, एसएसबी के लिए आपको सिलेक्ट किया गया एंड हाँ, हैविंग I गुड did एक्सपीरियंस I इन I did that interviewing officer course. I volunteered for that interviewing officer course, and I think that was a very good something really good happened to me at that time because ये कोर्स करने के बाद में काफी चीज हमें पता लगी कि जो हम कभी सोचते भी नहीं थे, सोचते नहीं है, करेक्ट। राइट। OLQ होती क्या है हमें तब तक पता नहीं था. So we were practicing this, but we never knew what we were practicing actually. So that was the first time I came to know properly कि OLQ होती क्या है. Now आज के बच्चे जो हैं, जैसे हम अनअकैडमी में देखते हैं या दूसरी जगह देखते हैं, I think people are a little too obsessed with this OLQ. मैं अपनी जो भी मेरी गाइडेंस होती है उसमें मैं उनको बोलता हूँ कि डोंट बी ऑब्सेस्ड विद द OLQ, राइट. So like I said, it is the life that you live that is important, how you live your life. और अगर सही तरीके से कर रहे हो तो automatically OLQ is flowing from that. So that is that, after that I had I did my training, practical training in Mysore selection board, and then I got posted to Air Force selection board in Dehradun. Then I had a long tenure in Varanasi 4FSP, and for some time I handled the personal airman directorate at air headquarters, जो कि look after करते हैं manning of the Air Force units. So that's also again very enlightening exposure. And finally, I was chosen to head the training division at DIPR, Defense Institute of Psychological Research. is a peak organization, one of the अपने फील्ड में एक बहुत ही वहाँ पे डिफेंस का जितना भी साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है, और ये जो रिक्रूटमेंट के जो टेस्ट है, दे आर डिजाइन बाय DIPR. Yes. So that I think that again I would say is a very enriching tenure, where you not only came face to face with how the tests are designed and why are they designed so, right? What are we trying to see, right? Then there are a lot of researches, there are a lot of studies, and you are part of those. You train the SSS. The other important thing is that the basic training of the SSS, the GTOs, the psychologists, the interviewing officers is done in the training division at DIPR. So like I said, I also always consider myself privileged to be overseeing this training. And us dauran ek, there was a lot of research also going on and work also going on the de novo system. So उसमें काफी हद तक I would say there was a lot of churning taking place, और मैं उसमें भी involved था. तो I got to know the very nuances कि हम देखना क्या चाह रहे हैं, हम नए सिस्टम में क्या, मतलब उसको हम कैसे, वही क्वालिटी को हम कैसे निकालना चाहेंगे नए सिस्टम में. इट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो चीज अभी लागू नहीं हुई है और शायद उस मोड में ना हो, बट the spade work was done when I was also there, and I was very much involved in that. Now coming to कि वहां से मेरे को हासिल क्या हुआ है, I got a very good insight about the personality form कैसे होती है. Now being an interviewing officer, जो हमारा इंटरव्यू का जो अप्रोच होता है, it is basically we are trying to get into the life history of the individual. We have in the biodata, in the PIQ, we have कि आपने कितना पढ़ा है, कितने नंबर आए हैं, किस किस चीज में आपने भाग लिया, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं. I mean, which is nothing very great. लेकिन in interview we are trying to find out कि how you have got what you have got. Right. Why have you done something that you have done, and why have you left something that you ought to have done. So ये सारे questions जो हैं ये हम पता करते हैं, and it's in a matter of conversation.
In fact, I keep telling the students that they need not be afraid of interview. In fact, this is the best opportunity for you to explain and project yourself, explain why you have done something, why not something else, and how you have done something. राइट, तो ये अपने को पहचानना एक बहुत जरूरी है. और इंटरव्यू अगर हम किसी भी फील्ड में देखें, अगर किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है, सो इट विल ऑलवेज बी कॉन्टेक्चुअल टू योर पर्सनैलिटी. आपके पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. अगर मैं बोलूं आई एम like I have studied in KV and then in Scenic School and then NDA or whatever, right? So जब मेरे से कोई बात कर रहा है तो वो इन चीजों के ऊपर ध्यान देगा, ना कि वो मेरे को ऐसा दिखेगा कि I am from a rural school or I am from something else or generalize करेगा, ऐसा नहीं. So it will be very specifically customized for your personality. एंड दिस हेल्प्स आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपने आपकी एजुकेशन और एसोसिएटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें आपने कैसा किया है और क्यों किया है, पसंद नापसंद, आपके सब्जेक्ट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, खेल कूद, पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट्स, चैलेंजेस, राइट. एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिली के बारे में, आपके रिलेशंस कैसे हैं अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ में, नेबर्स के साथ में, पार्टिसिपेशन, हॉबीज, इंटरेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दीज थिंग्स आर बीइंग चेक्ड. एंड ये बातों बातों में ही इंसान के बारे में, कैंडिडेट के बारे में हमें बहुत कुछ पता लग जाता है. एंड वी आर मोर और लेस अवेयर अबाउट हिज पैटर्न ऑफ बिहेवियर which has evolved over a period of years. So it does not happen over 15 दिन की कोचिंग में, ऐसा नहीं हो सकता है. So it has evolved over years. And किसी भी, like I said, any interview, चाहे वो civil services के लिए हो, चाहे आपका CAPF के लिए हो, it will be always focused on you as an individual. Besides, of course, as far as the current affairs and general knowledge are concerned, majority of which is already been tested in the written test. यहाँ पे हम कुछ दूसरी चीजें उसको थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, but awareness is something that we are focusing on. So this is, I think, a wonderful experience of interviewing thousands of candidates, guiding even more candidates, and feeling very, very satisfied in instilling a lot of belief among the candidates. चाहे वो recommend हो ना हो, वो एक secondary चीज है, लेकिन बहुत सारे जो students हैं उनको ये तो एक तय है कि एक उनमें एक विश्वास तो जाग जाएगा. So that is the reason why, in fact, I took on this invitation from Unacademy कि मैं लोगों को बता सकूं कि क्या आप कर सकते हो. SSB कोई एक डरने वाली चीज नहीं है. इंटरव्यू की अगर हम बात करें, आप अपनी लाइफ को देखो, अपने को पहचानो और उसके हिसाब से आप चलो. करेक्ट करेक्ट सर. एंड इट इज अनदर अपॉर्चुनिटी. जैसे कि हम लोग फील्ड छोड़ के अगर बाहर भी आ गए सिविलियन अरेना में, सिविलियन लाइफ में, we keep on missing those things. I miss my uniform, I miss my units, and this is another opportunity to get associated with that life. get वो एक फील देता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है. ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं. एंड दिस इज अनदर लेवल ऑफ नेशनल सर्विस ओनली. जो एस्पायरेंट्स हैं उनको हम लोग मदद करते हैं. एंड एज दे से कि यू कैन टेक a person out of army, but you cannot take army out of a person. जैसे कि सोल्जर को बाहर निकाल सकते हो, उसके अंदर के, हाँ, जो उसके अंदर के सोल्जर को आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते. एंड इट वाज वेरी ग्रेट टॉकिंग टू यू सर. आपका बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था. इवन दो ये 1 घंटे में हम लोग आपसे सारी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे. एंड आई वुड लव टू टॉक टू यू अगेन. थैंक यू वेरी मच. और मैं आपको एक क्लास में एक बोलूँगा कि आपको रिक्वेस्ट करूँगा सर कि जो एस्पायरेंट्स हैं
बहुत बार ऐसा जी होता हाँ। है कि ये चैलेंजेस से डील करते हैं। बहुत सारे यू यू सीम टू बी वेरी कामिंग पर्सनालिटी, वेरी वेरी हम्म, पीसफुल एंड तो एक आर्म फोर्सेस का जो लोगों का देखने का नजरिया रहता है ना कि ये थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, हमेशा ऊंची आवाज में बात करते हैं। तो ये जो कामनेस है, तो ये कामनेस अपनी पर्सनालिटी में कैसे लाया जाए जिससे कि चीजें थोड़ा सा जब चैलेंजेस से डील करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स नाउअडेज आर फेसिंग ट्रेमेंडस चैलेंजेस, वो सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रिपरेशन हो भी गया या फिर इवन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी स्टूडेंट्स दोज हु आर एक्चुअली गुड कैंडिडेट्स दे फंबल लास्ट मोमेंट पे करते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये जो आपसे सीखने की एक बहुत ही सीखने वाली चीज़ है, तो ये कैसे अपने लाइफ में लेके आ जाए? नहीं, certainly, what I would definitely love to speak on such issues. और मैं अपनी क्लासेस में तो इस तरह की बात करता ही हूँ. इनफैक्ट आई एम श्योर काफी जो इस टाइम पे व्यूअर्स हैं या जो देखने वाले हैं, they would be perhaps उससे शायद रिलेट कर पा रहे हो. कुछ तो मेरे साथ में भी पढ़े होंगे. कि बेसिकली इट इज ऑल अबाउट हैविंग अ बिलीफ इन योर ओन एबिलिटीज. राइट। मैं वही चीज, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप अपने ऊपर विश्वास पैदा करो. आप में कुछ तो है जो आप यहाँ तक पहुंचे हो. राइट। राइट. सो दैट इज द लीस्ट यू कैन डू. दैट इज द लीस्ट यू कैन डू. एंड एक अगर हम एसएसबी की बात करें जनरली, so this approach has to be delinked from the written exam preparation. I think more on that maybe some other time. But yes, there is nothing like कि मैंने इतना बात कर ली तो मेरे को इतने नंबर मिलेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया तो मेरे इतने नंबर कट जाएंगे. सो इस तरह की एक गलत फहमियां जो है, या एक आई वुड से एक हैंगओवर जो रिटन प्रिपरेशन के बाद रहता है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी थोड़ा सा डीलिंग करना उसको जरूरी है. And yes, I think you are doing a great job, Dr. Prashant. I must congratulate you and compliment you for this. कि इस तरह की खुल के जो बातें होती हैं एक कन्वर्सेशन के तौर पे जिसे हम बोलते हैं, तो इससे लाइक यू सेड, नो पीपल आर वेरी एंशियस. तो आई एम श्योर ये एपिसोड देखने के बाद में कुछ एंजाइटी तो वैसे ही कम हो जाएगी लोगों की. Yes, sir. Yes, No, so there is nothing like all of us have started as the same people, right? We have कोई armed forces वाले कोई आसमान से नहीं टपके. We have all grown together, like I said, from the same school. Some people have gone there, some people have gone somewhere else. From NDA, some of my course-mates are from Navy, some in Air Force, some in Army, right? So हमारी beginnings were the same. Like over a period of time, we हमारा प्रोफेशंस अलग अलग हो जाते हैं, उसके हिसाब से हम वो बन जाए. लेकिन बेसिक क्वालिटीज तो हमारी एज इंडिविजुअल्स वही रहती है जो हमारी डेवलप हुई है ड्यूरिंग द स्कूल कॉलेज टाइम. एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट इज इम्पोर्टेंट. मेरे साथ भी सर कुछ ऐसा ही हुआ था. व्हेन आई अपीयर्ड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर इंटरव्यू, आई यूज्ड टू बी वेरी एंशियस इवन दो आई हैड अ गुड बैकग्राउंड. पढ़ाई अच्छा था, सब कुछ था. आई यूज्ड टू बी वेरी एंशियस एंड आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट माय इंग्लिश. आई वाज फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम. आई यूज्ड टू बी वेरी एंशियस. सर मैंने 3 स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस कर लिए. ठीक है, पहला वाला कर लिया फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, दूसरा वाला कर लिया फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया. तीसरे वाले एक क्लास मैंने जब ज्वाइन किया ना, तो मेरी जो ट्रेनर थी उन्होंने बोला कि आपका तो वैसे कुछ इशू है नहीं, ओनली इशू इज विद द कॉन्फिडेंस. तो आप एक काम कीजिए, हमारे डायरेक्टर साहब है हमारे इंस्टीट्यूट के, उनसे मिल लीजिए. तो उनके पास लेके गए, तो उनके साथ बातें करते करते मैं पहले पसीने से टपक रहा था, बातें करने का आदत नहीं था कभी भी. तो उन्होंने मुझे बिठाया, पानी पिलाया. ही यूज्ड टू बी रिटायर्ड कर्नल. ही वाज रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम आर्मी. उन्होंने बोला कि यार तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इतना याद रखो, कुछ भी नहीं है, अपने ऊपर बस विश्वास रखो, तुम पास हो जाओगे. मेरी नजर में तुम पास हो, तुम ऑफिसर बन चुके हो, बस जाके इंटरव्यू देके आ जाओ. एंड दैट वाज सो एश्योरिंग. मैं इंटरव्यू दिया. आई वाज थर्ड टॉपर इन इंडिया इन इंटरव्यू. इवन दो आई डिड नॉट आंसर 13 क्वेश्चंस, मुझे याद है क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत थरो एनालिसिस किया था मेरे इंटरव्यू का.
I did not answer 13 questions. Still, I got 113 marks. I was third topper in India for the CAPF assistant commandant interview. And मेरे जो इंटरव्यूइंग पैनल के जो चेयरमैन थे इंदरबीर सिंह सर, वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। तो उन्होंने उनके जो लास्ट वर्ड थे, वो ही यूज्ड टू एड्रेस मी एज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर, इफ यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, वी होल हार्टेडली वेलकम यू टू द सर्विस। एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आपके जैसे अगर जो जो लोग गाइड करते हैं, जो एश्योरेंस देने वाला कोई मिल जाता है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये अपने आप आ जाता है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिंस दैट डे कि मैंने अपने ऊपर बिलीव करना कभी नहीं छोड़ा। आई थिंक दैट इज द की, यस सर, दैट इज द की बेसिकली, जो आप कर चुके हो, इतना कर चुके हो, कहीं ना कहीं पहुंच चुके हो। सो ऐसे तो नहीं हुआ होगा, आप में एबिलिटी तो है, राइट, उसके ऊपर विश्वास करना है। सो आई एम श्योर, एंड लॉट ऑफ पीपल, आई मस्ट से, यू नो, अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं तो लाइक आई सेड, यू नो, आई बीन विद इट फॉर लास्ट 3.5 years नाउ ऑलमोस्ट। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे, कम से कम 40 से ऊपर बच्चे तो CDS वाले हैं जो SSB क्लियर कर चुके हैं। करीब 15-18 करीब NDA वाले होंगे। ओवरऑल आई वुड से अबाउट 60+। एंड यू नो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपको यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खुद ब खुद हो रहा है। यस। और एक लंबे टाइम के लिए आप एजुकेटर्स के साथ में जुड़े रहते हो, एंड दैट इज समथिंग जहाँ पे आप अपने आजकल वो आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो उनके साथ में। सो डाउट्स क्लियरेंस कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो। सो व्हेन आई इंटरेक्ट विद पीपल, यू नो, अ लॉट ऑफ दिस एंजाइटी इज ओवर आफ्टर दैट। तो ये एक अच्छा माध्यम है, आई मस्ट से। एंड फॉर मी इट हैज बीन वेरी सेटिस्फाइंग, लाइक यू सेड, आफ्टर लीविंग द फोर्सेस, it is a very good reconnect, because you know you are dealing in the same things and you're, you know, giving it back to the society. Yes, it's very important and we are very lucky sir. अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे एस्पायरेंट्स को स्पेशली डिफेंस फील्ड एक ऐसे फील्ड्स रहते हैं कि जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी रहता नहीं है, और जो पब्लिक में अवेलेबल जानकारी भी जो है ओपन सोर्सेज के थ्रू, वो जानकारी बहुत जेनेरिक रहता है कि लोगों को लगता है कि आर्मी वाले सिर्फ गन ही चला रहे हैं, एयरफोर्स वाले सिर्फ प्लेन ही उड़ा रहे हैं, और बाकी के जो बहुत ये ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, उसमें अलग अलग फील्ड्स रहते हैं, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, उसमें अलग अलग एरिया में जाके अलग अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये चीज़ों के बारे में जानकारी जो वो फील्ड से है वही लोग बता सकते हैं, जो वेटरन्स है, जो एक्सपीरियंस है। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव यू। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच सर। वी आर वेरी लकी एंड आपकी वजह से हमारे एस्पायरेंट्स को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा एक्सपीरियंस से। और आपके जो इंस्पिरेशनल वर्ड्स हैं, तो लाइफ में उनके जो चैलेंजेस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चैलेंजेस हर जगह पे रहेंगे, एग्जाम्स आते जाते रहते, पास हो जाएंगे। हम लोग ने भी, मैंने भी कुछ एग्जामिनेशंस कभी पास नहीं कर पाया, आगे जाके चल के पास किए। आपके भी सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, SSB में बहुत बार गए, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर 14 टाइम्स SSB अपीयर हो चुके हैं, लेकिन नहीं हो पाया। माइट बी सम, there might be some reason, and they shifted to CAPF and they got selected into CAPF. Now they are serving, some of them are in training centers, they are getting, Yes, becoming yes, assistant commandants, and उनका जो absolutely. ड्रीम था वो फुलफिल कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से सिविल सर्विसेज में भी चले जाते हैं, एंड उनको देख के एक सेटिस्फेक्शन मिलता है बहुत ज़्यादा कि जो ये जो स्ट्रगल है, जो सपने देखे हैं, जो हम लोग ने साथ में, जैसे आपका आपके इंस्ट्रक्टर के साथ जो जो रिलेशनशिप बन गया था, वैसा हम लोग का हमारे स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप बन जाता है, एंड वी वांट देम Yes. टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स। इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया और आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you very much, Dr. Jagtap. It was a pleasure talking to you, and through you to the students.
Thank you, sir. Thank you and wish you all the best for this wonderful initiative. Thank you Thank so much, you. sir. Thank you for your service and thank you. It was great Jai to Hind. have you on board. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. तो अभी हम लोग इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू सर राजेश पांडे सर, जो ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में। उन्होंने अलग अलग लेवल में सर्व भी किया था, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जहाँ पे एसएसबी के टेस्ट डिज़ाइन होते हैं, वहाँ पे उसको उन्होंने हेड भी किया था। उन्होंने बहुत सारे एसेसर्स को वहाँ पे ट्रेन भी किया है। इनका जो एक्सपीरियंस था, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अभी जिसके लिए आप राह देख रहे हो वो हम लोग करेंगे, जो ये क्विज है इसके लिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीकेंड को भी, सॉरी नेक्स्ट वेनसडे को भी हम लोग और एक ऐसा ही सेक्शन करेंगे जिसमें और एक एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ हम लोग बातें करेंगे। ये सेशंस बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको बहुत मदद करेंगे कि जो ह्यूमन एंगल है, कि आपको उसमें पता चलेगा कि ये लोग जो फोर्सेस में जाते हैं, फोर्सेस को लीड करते हैं, ये आप लोगों में से या आप लोगों से कुछ अलग नहीं रहते। हम लोग भी सेम एंग्जाइटीज के साथ आते हैं, हम लोग भी सेम बैकग्राउंड के साथ रहते आते हैं, हम लोग भी सेम चैलेंजेस फेस करते हैं जैसे आप पढ़ाई में करते हो। बस कुछ डिफरेंसेस रहते हैं ये लोग में, और जो लोग बहुत बड़े नहीं हो पाते वो लोग में, वो जो डिफरेंसेस है माइन्यूट है, जो आप सीख के समझ के आपके पर्सनालिटी में इनकलकेट कर सकते हो, जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो सक्सेसफुल होने में पक्का मदद करेगा। जैसे सर ने बोला कि लाइफ में काम रहना बहुत ज़रूरी है और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि कुछ ना कुछ तो मैं ज़िंदगी में कर लूँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी नहीं रहा तो भी कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में कर लूँगा। स्पेशली आर्म फोर्सेस के जितने भी ऑफिसर से आप मिलोगे, आपको वो हमेशा ही कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। इन फैक्ट दोज पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट ओनली बिकॉज दे हैव फेस्ड सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस। तो सर ने सर जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में गए थे, वही वो ऑपरेशन में भी शामिल थे, कारगिल के टाइम पे भी थे। तो ये जो चैलेंजेस है वही हम लोग को मजबूत बनाती है और वही हम लोग को जो स्ट्रांग बनाती है। बोलते हैं ना कि सोना भी जब पिघलता है उसके बाद भी उसका जेवर बनाया जाता है और हीरे को भी तराशना पड़ता है। तो ये जो हम लोग का नया एक सीडीएस का बैच अभी 22 जून से शुरू हो रहा है। आप चाहते हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। सीडीएस और एफकेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इसके अगर ज्वाइन करना है तो, या फिर सीपीएफ के बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप सीपीएफ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। या सीपीएफ में भी मेरे बहुत सारे फ्री बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि मेरा हिस्ट्री का एनसीईआरटी बेस्ड फ्री बैच चल रहा था, जिसमें एनसीईआरटी के सारे 12th की जो एनसीईआरटी जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में आते हैं, सीडीएस में आते हैं, सीएपीएफ में आते, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 2 3 वो पूरे कवर किए मैंने। साइंस के मैंने फ्री सेशंस कवर किए हैं एनसीईआरटी के 6 to 10th एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स मैंने सीडीएस का और सीपीएफ का फ्री सेशंस के थ्रू कवर किया है। मेरा डेली सुबह 7 बजे पेपर 2 के लिए जो करंट इश्यूज है, करंट अफेयर्स है, जिसमें एसेज आर्गुमेंट रिपोर्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसका पांडा सीरीज डेली सुबह 7 बजे ये फ्री में चलता है। अनअकैडमी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अभी मैं जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो उसका एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट विल आल्सो बी फ्री। और हम लोग के प्लस के ऊपर भी सीपीएफ असिस्टेंट कमांड का पेपर 2 का एक क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। 7 अगस्त को एग्जामिनेशन है उसके लिए। ये अगले महीना 2 तारीख को शुरू हो जाएगा, 1 महीने का कोर्स रहेगा। और हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के जो प्रैक्टिस सेशंस है डेली शाम को 6 बजे, विजयपथ नाम का बैच है जिसमें मेरा रगड़ा सीरीज चलता है, उसमें चल रहा है। अभी आते हैं हम लोग भारत के रक्षक क्विज के ऊपर। इसमें 5 क्वेश्चंस है। ये कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर आपको याद रखना है 207019। तो आपको ये क्विज ज्वाइन करने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास अनअकैडमी लर्नर्स ऐप होना चाहिए। ये अनअकैडमी लर्नर्स ऐप में आप चले जाइए, अपना ऐप खोलिए। ऐप खोलने के बाद अगर आपके पास नहीं होगा तो प्ले स्टोर के थ्रू आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप। उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो आप उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर और नाम आएगा। उतना देने के बाद ओटीपी के थ्रू आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। आपको कोई पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो जैसे ही आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहाँ पे गोल सिलेक्ट करना है। तो गोल में आप सीडीएस एफकैट सिलेक्ट कर दीजिए, सीएपीएफ सिलेक्ट मत कीजिए, सीडीएस और एफकैट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए गोल में।
क्योंकि अभी डिफेंस एग्जामिनेशंस में गोल सीडीएस एफकेट सीपीएफ अलग अलग हो गए हैं, तो वहां पे आप सीडीएस एफकेट को, ये गोल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिफेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सीडीएस एफकेट। वंस यू सिलेक्ट सीडीएस एफकेट गोल, तो एक बार सीडीएस एफकेट गोल में बाकी सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो, प्लानर वगैरह। जब एक बार सीडीएस एफकेट गोल सिलेक्ट करने के बाद आपका स्क्रीन ऐसे दिखाई देगा। इसमें सबसे नीचे आपको एक होम बटन रहेगा। होम के बाजू में आपको सिलेबस दिखाई देगा। होम, सिलेबस, सिलेबस के बाद आपको टेस्ट दिखाई देगा। तो वहां पे आपको टेस्ट में जाना है। वहां पे आपको टेस्ट में जाना है। सनी कोड दिखा दो, 2 मिनट दे दो। आपको कहाँ पे जाना है? टेस्ट में जाना है। ओके, सेंटर में दिखाई देगा टेस्ट। ठीक है, एक बार टेस्ट में जाने के बाद आपको दूसरा वाला स्क्रीन दिखाई देगा। टेस्ट में जाने के बाद जब आप खोलोगे तो वहां पे ऐसा वाला स्क्रीन दिखाई देगा जहां पे ज्वाइन क्विज आपको करना है। आपको करना है ज्वाइन क्विज। जब आप ज्वाइन क्विज में जाओगे तो वहां पे आपको क्विज का आईडी डालने के लिए बोलेंगे। क्विज का आईडी आपको वहां पे क्विज का आईडी डाल देना है, और आपको वहां पे क्विज के आईडी में ये डाल देना है। आपको वहां पे ये आईडी डाल देना है। ठीक है, आपने डाल दिया ये आईडी 207019। ये आईडी आईडी जब आप डालोगे तब मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा आप। आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप लेके, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप में आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। वंस यू फिनिश द रजिस्ट्रेशन, आपको बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। वहाँ पे आपको नीचे, सबसे नीचे होम, सिलेबस और टेस्ट दिखाई देगा। तो आपको टेस्ट के ऊपर सिलेक्ट करना है। टेस्ट के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन क्विज के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। वंस यू सिलेक्ट द ज्वाइन क्विज बटन, ज्वाइन क्विज के बाद आपको वहाँ पे क्विज आईडी पूछा जाएगा। आपको ये 207019, ये आपको आईडी डाल देना है, 207019। सो शैल आई स्टार्ट विद द क्विज? क्विज स्टार्ट कर दूं? मैं यहाँ से क्विज स्टार्ट कर दूंगा तो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर ही पूरा क्विज आ जाएगा। आपको 5 ही क्वेश्चन है और वो टाइमली आपको क्विज ये अटेंड करना है। वहां पे लीडर बोर्ड आएगा और वहां पे आपका रैंकिंग भी आ जाएगा। ओके, और ये क्विज के बेसिस के ऊपर हमारे प्राइज विनर्स डिसाइड हो जाएंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले इसमें डिक्लेयर करेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग द क्विज। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहा होगा, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको क्विज दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन 1 ये है, वोल्केनिक माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज। यू हैव 70 सेकंड्स टू अटेंड। आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है ए, बी, सी या डी। जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा। पिछली बार एक क्विज हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैंने अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया है। ये सारे क्विज आपके एग्जाम से ही रिलेटेड रहते हैं और ये आपके सिलेबस से ही रिलेटेड रहते हैं हमेशा। So volcanic mountains are also known as A, fold mountains, B, old mountains, C, block mountains, D, mountains of accumulation। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे आपका टाइम खत्म हो जाएगा, लास्ट 5 सेकंड्स, इट विल ऑटोमेटिकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड भी दिखाई देगा। वेरी गुड दिकेश, दिकेश, शिवानी, शिव, अंकिता, संस्कृति,
कामाक्षी, आकाशदीप, गोकुल, वेरी गुड। आपको अपने नाम अपने आप दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज oxidation process, reduction process, both A and B, and D, reversible process. Process of photosynthesis, photosynthesis जिसके थ्रू प्लांट्स में जो लीव्स रहते हैं उसमें जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स रहते हैं, क्लोरोफिल, ये सन की एनर्जी को ट्रैप करके ग्लूकोज तैयार किया जाता है, फूड तैयार किया जाता है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस तरह का प्रोसेस है? इज इट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, या फिर रिडक्शन होता है, या फिर दोनों भी होता है, बोथ ए एंड बी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? और क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्या रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच जो प्रोडक्ट बन चुके हैं वो वापस पहले वाले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। यू हैव लास्ट 20 सेकंड्स टू आंसर। पांच ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। यू हैव ओनली 5 क्वेश्चंस टू आंसर। लास्ट 5 सेकंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड दिकेश, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड कामाक्षी, शिव, आकाशदीप, गोकुल, विश्वेंद्र, सक्षम, निखिल, विपिन, वेरी गुड। क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? एसिड रेन्स, आप उसमें क्वेश्चन का मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। एसिड रेन रिएक्ट्स विथ बिल्डिंग मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। तीसरा क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन इज इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पोल्यूशन। उसमें से आपको ये तीनों में से कौन से करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। ए 1 and 2 both, acid rain reacts with building made from limestone and burning of the sulfur containing coal can contribute to acid rain, ये A ऑप्शन है। B 2 and 3, burning of the sulfur containing coal can contribute to acid rain and eutrophication is an effective measure to control pollution, C 1 only, and D 1 2 and 3, मतलब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखते हैं किसका लीडर बोर्ड देखते हैं। वेरी गुड दिकेश, शिव, वेरी गुड विश्वेंद्र, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड आकाशदीप, कामाक्षी, अंकिता, संस्कृति, गोकुल, सक्षम, वेरी गुड। लास्ट 2 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट द फाइबर ऑप्टिक केबल्स? फाइबर ऑप्टिक जो केबल रहते हैं जिसके थ्रू इंटरनेट आता है, उसके बारे में नीचे वाली कौन सी चीज गलत पूछा है? गलत, इनकरेक्ट पूछा गया है। 1, they are more reliable than previous types of cables used for data transmission. दूसरा, they are less susceptible to breakage than other types of cable. तीसरा, they can facilitate higher bandwidth or faster data transmission. चौथा, their demand has been increased because they are not compatible with the existing cable technologies. पांचवा, they have higher signal carrying capacity which equals more interference. कौन सी चीज गलत है ऐसा पूछा गया है? ए ऑप्शन है 1 2 and 3, बी 4 and 5, सी 2 only, डी नन, कोई भी चीज गलत नहीं है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट अ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म जो फीचर है, ये फेडरलिज्म का फीचर का के बारे में स्टेटमेंट
कौन सा वाला नहीं है, की फीचर नहीं है। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. दूसरा, the jurisdictions of the respective levels or tiers of the government are specified in constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तीसरा नहीं है पूछा है, तीसरा, fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of the both levels of government. चौथा, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest court acts as umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. पांचवा, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure financial autonomy. चलो देखते कौन जीता इसको। वेरी गुड दिकेश, विश्वेंद्र, शिव, अंकिता, शिवानी, आकाशदीप, कामाक्षी, निखिल, संदीप, वेरी गुड। आपके पास लीडर बोर्ड है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और जो प्राइज विनर्स है उनको हम लोग कांटेक्ट करेंगे और जो अमेजोन का कूपन है उनको हम लोग डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में और आपको बता दिया जाएगा, आपको हमारी तरफ से कांटेक्ट होगा। ओके गाइज, तो अनअकैडमी का नेक्स्ट वाला इसी तरह से और एक एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ जो सेशन है नेक्स्ट वेनसडे को होगा 29th ऑफ जून को, उसमें शाम को 6 बजे मिलता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट वेनसडे को मिलते हैं, जय हिंद, बाय।